सोचिए, एक पहाड़ कब पहाड़ नहीं होता? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के भविष्य को लेकर छिड़ी एक बड़ी बहस के बिल्कुल बीच में है। तो असल में हुआ क्या है, देखिए, 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। अब से किसी भी पहाड़ी को अरावली कहने के लिए उसका अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा होना जरूरी है, और अगर ऐसी 2 या ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के अंदर हैं तो बस उन्हें एक पर्वत श्रृंखला मान लिया जाएगा। और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। एक तरफ सरकार का दावा है कि इस नए नियम से घबराने की कोई बात नहीं है, अरावली का 90% से भी ज्यादा हिस्सा पहले की तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविदों की बात सुने तो तस्वीर बिल्कुल डरावनी लगती है। उनका कहना है कि हरियाणा में तो लगभग पूरी की पूरी अरावली यानी 99% माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए खोल दी जाएगी। जाहिर है, लोगों में गुस्सा बहुत है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो पोस्टर हैं उन पर परिभाषा द्वारा हत्या जैसे नारे लिखे हैं, जो साफ साफ दिखाते हैं कि ये मुद्दा लोगों की भावनाओं से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। पर यह लड़ाई कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के पूरे मामले को समझना होगा। देखिए, अरावली कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये धरती की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। सोचिए, हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी। ये करीब 670 किलोमीटर तक फैली है। गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक आती है, जहां हम इसे दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। दशकों से अरावली विकास और पर्यावरण के बीच एक तरह की रस्साकशी का मैदान बनी हुई है। 1992 में पहली बार कुछ रोक लगी, फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन फिर भी 2018 में एक ऐसी रिपोर्ट आई जो हैरान करने वाली थी। अवैध खनन की वजह से राजस्थान में 31 की 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी थी। इससे ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या बनाए गए नियम जमीन पर वाकई काम कर भी रहे थे? तो फिर सवाल उठता है कि इस नई परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए सरकार का पक्ष समझना भी बहुत जरूरी है। सरकार के मुताबिक असली समस्या कन्फ्यूजन थी। हर राज्य अरावली की अपनी अपनी परिभाषा इस्तेमाल कर रहा था। इसका नतीजा ये था कि जो चीज़ एक राज्य में गैर कानूनी थी, हो सकता है दूसरे में वो कानूनी हो। तो इस नई परिभाषा का मकसद इसी डेफिनेशन शॉपिंग को खत्म करना है, जहां कंपनियां सबसे ढीले ढाले नियमों वाले राज्य को चुनकर माइनिंग शुरू कर देती थीं। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सरकार एक आंकड़ा भी सामने रखती है कि कानूनी तौर पर जो माइनिंग हो रही है वो पूरे अरावली क्षेत्र का सिर्फ 0.19% है। उनके हिसाब से असली खतरा अवैध खनन से है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज से नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू एक बहुत ही गंभीर चिंता पैदा करता है। पर्यावरणविदों को लगता है कि ये नई परिभाषा उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साबित हो सकती है। और ये रहा वो नंबर जो पर्यावरणविदों की रातों की नींद उड़ाए हुए है, 91.3%। अनुमान है कि अरावली की लगभग 91.3% पहाड़ियां ऐसी हैं जो इस 100 मीटर वाली नई शर्त को पूरा ही नहीं करती। इसका मतलब साफ है, एक ही झटके में इतने बड़े इलाके से कानूनी सुरक्षा का कवच हट सकता है। तो मुद्दा ये है कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है। ये उत्तर भारत के लिए एक तरह का इकोलॉजिकल कवच है, एक प्राकृतिक ढाल जो पूरे क्षेत्र को बहुत सारे खतरों से बचाती है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है रेगिस्तान का बढ़ना। अरावली एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी है, जो थार रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हरे भरे मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार कमजोर हुई तो रेगिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरा खतरा है पानी का। अरावली एक विशालकाय स्पंज की तरह काम करती है। ये मानसून की बारिश को सोखती है और फिर धीरे धीरे उसे जमीन के अंदर भेजती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ये एनसीआर के 20 से 30% भूजल को अकेले ही रिचार्ज करती है, और वो भी एक ऐसे इलाके में जहां पानी की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है। तीसरा खतरा सीधा दिल्ली एनसीआर की हवा से जुड़ा है। अरावली के जंगल एक नेचुरल एयर फिल्टर हैं। जब राजस्थान से धूल भरी आंधियां चलती हैं तो ये जंगल धूल और PM 2.5 कणों को रोक लेते हैं, जिससे आगे की हवा साफ हो जाती है। और चौथा खतरा हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए है। ये पूरी रेंज सरिस्का और रणथंभौर जैसे बड़े टाइगर रिजर्व्स के बीच एक कॉरिडोर यानी एक रास्ते का काम करती है। अगर ये रास्ता टूट गया
तो जानवर अलग थलग पड़ जाएंगे। इससे इनब्रीडिंग होगी और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ये एक तरह का जेनेटिक डेड एंड होगा जो जानवरों की पूरी आबादी को खतरे में डाल सकता है। तो इन सब गंभीर चिंताओं के बीच अब आगे का रास्ता क्या है? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फौरी कदम तो उठाए हैं। अदालत ने फिलहाल किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ICFRE को एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM तैयार करने को कहा गया है। और जो खदानें पहले से चल रही हैं, वे तभी काम कर सकती हैं जब वे सारे पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन करें। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। पर्यावरणविदों को डर इस बात का है कि कहीं राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव में आकर इस मैनेजमेंट प्लान को भी कमजोर न कर दिया जाए। और ये डर बेवजह नहीं है। ऐसा पहले भी देखा गया है, जैसे झारखंड के सारंडा जंगल के मामले में, जहां एक मजबूत प्लान को बाद में माइनिंग के लिए ढीला कर दिया गया था। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। अरावली को एक अनमोल ढाल के रूप में देखा जाना चाहिए जो करोड़ों लोगों की हिफाजत करती है, या फिर एक ऐसे संसाधन के तौर पर जिसे खोदकर आर्थिक फायदा कमाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो उत्तर भारत का भविष्य तय करेगा।